कल्पना कीजिए, एक कमरे में चुनाव आयोग और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी बंद हैं। बाहर एक उग्र भीड़ खड़ी है। और सबसे अजीब बात यह है कि कोई चुनाव का दिन नहीं है। बिल्कुल, कोई वोटिंग नहीं हो रही है। सिर्फ कागजों पर मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन और राज्य की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब अधिकारियों को उनका कानूनी काम करने से बलपूर्वक रोका जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। जी। तो आज के इस डीप डाइव में हम पश्चिम बंगाल के मालदा की ठीक इसी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत और संपादकीय लेख मौजूद हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक अकेली घटना पूरे संस्थागत व्यवस्था के पतन यानी ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर की तस्वीर पेश करती है। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ना एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। इस विषय पर हमारे स्रोतों में कई राजनीतिक बयान शामिल हैं। मतलब राज्य सरकार का अपना एक नैरेटिव है और विपक्षी दलों के अपने गंभीर आरोप हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक दल के दावों को सही या गलत ठहराना नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हाँ, और ना ही हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम केवल यह विश्लेषण करना है कि स्रोत सामग्री इस पूरी घटना को और इसके पीछे के संस्थागत संकट को किस तरह सामने रखती है। हम केवल उन विचारों और तथ्यों को डिकोड कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मालदा के उस जमीनी घटनाक्रम पर चलते हैं जिसने इस पूरे विवादों को जन्म दिया। हमारे स्रोतों के अनुसार मालदा जिले में चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था। अब जो लोग इस प्रक्रिया को करीब से जानते हैं, उन्हें पता है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही रूटीन प्रशासनिक काम है। हाँ, जहां मतदाता सूची को साफ सुथरा किया जाता है, जैसे कि मृत लोगों के नाम हटाना या नए नाम जोड़ना। आम काटे जा रहे हैं। अच्छा जी। और इस अविश्वास का परिणाम ये हुआ कि न्यायिक अधिकारियों का लंबा घेराव किया गया। देखिए, इस घेराव की प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था। मतलब आप इसे एक विरोध से अलग मानती हैं? बिल्कुल। जब एक उग्र भीड़ अधिकारियों को एक जगह बंधक बना लेती है ना, तो वो केवल अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रही होती है। वो दरअसल पूरी कानूनी प्रक्रिया पर वीटो लगा रही होती है। वीटो मतलब एक तरह से काम पर रोक। हाँ, भीड़ ने ये तय कर लिया कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तब तक राज्य का कोई भी प्रशासनिक पहिया आगे नहीं घूमेगा। इसे हम प्रशासनिक पंगुता या एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस कहते हैं। अरे बाप रे, ये स्थिति तो कुछ ऐसी हो गई जैसे किसी बड़े आयोजन की मेहमानों की सूची यानी गेस्ट लिस्ट को अपडेट किया जा रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? और अचानक लोगों में ये दहशत फैल जाए कि उनका नाम काटा जा रहा है और इस घबराहट में वे आयोजकों को ही एक कमरे में बंद कर दें। मतलब ये सिर्फ काम रोकना नहीं है, ये तो पूरी व्यवस्था को ही हाईजैक करना है। एकदम। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक अफवाह थी या गलतफहमी थी, तो स्थानीय पुलिस या प्रशासन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए से शांत क्यों नहीं किया? मतलब क्या ये सिर्फ इनएक्शन था या इसे एक कैलकुलेटेड साइलेंस कहा जाए? यही वो बिंदु है जहां ये घटना एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से कहीं बड़ी हो जाती है। जब स्थानीय प्रशासन इस तरह की स्थिति में मूक दर्शक बन जाता है ना, तो इसके पीछे अक्सर एक गहरा संस्थागत डर होता है। संस्थागत डर? किस बात का डर? अधिकारियों को लगता है कि अगर उन्होंने भीड़ के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो शायद उन्हें ऊपर से राजनीतिक संरक्षण ना मिले। समझ रहे हैं? ओ, मतलब बैकअप नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जब प्रशासन राजनीतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील माहौल में काम करता है, तो कुछ न करना अक्सर कुछ करने से ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाने लगता है। सेफ गेम खेलना। जी। स्रोत भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि स्थानीय मशीनरी ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया था, जिसके कारण एक रूटीन काम अचानक एक इतने बड़े संकट में बदल गया। और देखिए, जब स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन हथियार डाल देते हैं, तो जाहिर है कि मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी ही। स्वाभाविक है। जब राज्य की मशीनरी काम नहीं करती, तो संविधान के तहत चुनाव आयोग के पास सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ठीक यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर बेहद कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने न सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी से स्वतंत्र जांच के आदेश दिए, बल्कि पश्चिम बंगाल को आधिकारिक तौर पर सबसे अधिक ध्रुवीकृत यानी मोस्ट पोलराइज्ड राज्य करार दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी राज्य को सबसे अधिक ध्रुवीकृत कहना कोई हल्की टिप्पणी नहीं है। जी, बहुत बड़ी बात है ये तो। बिल्कुल।
ये एक संवैधानिक अदालत का उस राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। इसका सीधा मतलब ये है कि अदालत ये मान रही है कि उस राज्य में समाज इस हद तक बटा हुआ है कि वहाँ कोई भी सामान्य प्रशासनिक कदम बिना राजनीतिक रंग लिए नहीं उठाया जा सकता। मतलब हर कदम को शक की नजर से देखा जा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन जरा इस बात की गंभीरता पर गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल जांच के आदेश नहीं दिए, मतदाता सूची के काम के लिए और चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों यानी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का भी निर्देश दिया। क्या ये अपने आप में एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली बात नहीं है? मेरा मतलब है, चुनाव के दिन हिंसा रोकना या बूथ कैप्चरिंग रोकना एक बात है, उसके लिए हम अक्सर केंद्रीय बलों को देखते हैं। हाँ, वो तो आम है। लेकिन एक कागजी काम के लिए, एक क्लर्कियल प्रक्रिया के लिए, जहां सिर्फ फाइलों पर साइन होने हैं, वहां अगर देश की सर्वोच्च अदालत को सेंट्रल फोर्स भेजनी पड़ रही है, तो इसका क्या संदेश जाता है? क्या ये इस बात का साफ प्रमाण नहीं है कि राज्य का स्थानीय ढांचा पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो चुका है? इस बात को अगर हम संस्थागत नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति का संकेत है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश देता है ना, तो वो असल में कह रहा होता है कि स्थानीय पुलिस से अब निष्पक्षता और सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाप रे! हाँ, सोचिए, जब एक आम क्लर्क जो हाथ में पेन और रजिस्टर लेकर खड़ा है, उसे भी एक खतरे के रूप में देखा जाने लगे और उस क्लर्क को बचाने के लिए हथियारबंद केंद्रीय बलों की जरूरत पड़े। तो मतलब सिस्टम तो पूरी तरह से फेल हो गया। जी, इसका मतलब है कि राज्य और नागरिकों के बीच का जो सबसे बुनियादी विश्वास का अनुबंध होता है, वो टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस बात को स्थापित करता है कि चुनाव जैसी बुनियादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बचाने के लिए अब राज्य सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था इस तरह से एंट्री करती है और केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का निर्देश देती है, तो राजनीतिक भूचाल आना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, और वो आया भी। हाँ, और हमारे स्रोतों में ये साफ दिखाई देता है कि इस घटना के बाद किस तरह के राजनीतिक नैरेटिव गढ़े गए। अगर हम स्रोत सामग्री में दिए गए राजनीतिक बयानों को निष्पक्ष रूप से देखें, तो दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें सामने आती हैं। जी, एक तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हाँ, उन्होंने अधिकारियों के घेराव की घटना की निंदा तो की, लेकिन तुरंत ही इसका पूरा दोष चुनाव आयोग और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मढ़ दिया। मतलब उनका तर्क ये प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर की व्यवस्था ठीक है, समस्या बाहर से लाई जा रही है। और ठीक इसके विपरीत अगर हम मुख्य विपक्षी दल यानी बीजेपी की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें, जो स्रोत में दी गई है, तो उन्होंने इस घटना को पूरे राज्य के प्रणालीगत पतन या सिस्टेमिक कोलैप्स का अकाट्य प्रमाण बताया है। उनके नैरेटिव के अनुसार ये मालदा की कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि पूरे राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चरमरा गई है। इन दोनों बयानों के बीच का जो भारी अंतर है ना, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक ही घटना है, तथ्य स्पष्ट है कि अधिकारियों को बंधक बनाया गया, लेकिन उसकी व्याख्या में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, एक पक्ष कह रहा है कि बाहरी तत्व समस्या है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पूरा सिस्टम ही फेल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब राजनीतिक दल इस तरह से सिर्फ दोषारोपण करते हैं, तो जमीन पर मौजूद उस सरकारी अधिकारी पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ता होगा? बेचारे को कल सुबह उठकर फिर से उसी इलाके में काम करने जाना है। यही वो सबसे नाजुक कड़ी है जिसे समझना जरूरी है। जब राजनीतिक दल संस्थागत विफलता पर अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ता है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जमीन पर खड़ा एक ब्लॉक लेवल अधिकारी या एक पुलिस इंस्पेक्टर ये सब देख रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसने कानून के हिसाब से कोई सख्त कदम उठाया, तो उसे न तो अपने राजनीतिक आकाओं का समर्थन मिलेगा और न ही विपक्ष उसे निष्पक्ष मानेगा। तो वो बीच में पिस जाता है। एकदम। ऐसे में वो अधिकारी सेफ गेम खेलने लगता है, वो निष्क्रिय हो जाता है और यही निष्क्रियता अंततः आम नागरिक के लिए एक सजा बन जाती है। क्योंकि जिसके पास ताकत है, वो भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तर्क को अगर हम और आगे बढ़ाएं, तो ये पूरा मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल या मालदा तक सीमित नहीं रहता। स्रोत में शामिल जो मुख्य संपादकीय है, वो राजनीतिक बयानबाजी से परे हटकर एक बहुत ही गहरी सैद्धांतिक बात करता है। संपादकीय का तर्क है कि न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बनाना केवल लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था का एक और मामला नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये संस्थागत अधिकार या कहें इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी के प्रति सम्मान के पतन को दर्शाता है। इस संस्थागत अधिकार को समझना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी राज्य या सरकार सिर्फ इमारतों, कागजों या बंदूकों से नहीं चलती। तो फिर किससे चलती है? वो चलती है उस सम्मान से जो जनता उस व्यवस्था को देती है। एक पुलिस वाले की वर्दी की जो ताकत है ना, वो उस कपड़े के धागों में नहीं है। गहरी बात है। वो ताकत उस सामूहिक विश्वास में है कि ये वर्दी कानून का प्रतिनिधित्व करती है और इसी चुनौती देने का मतलब राज्य को चुनौती देना है। लेकिन जब एक भीड़ बिना किसी डर के न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लेती है ना? हाँ, और स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, तो उस भीड़ को ये संदेश जाता है कि ये वर्दी, ये अथॉरिटी सिर्फ एक दिखावा है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। अगर जनता के मन से उस वर्दी का, उस संस्था का वो भ्रम या वो सम्मान ही खत्म हो जाए, तो फिर लोकतंत्र नाम की कोई चीज कैसे बचेगी? नहीं बचेगी। फिर तो हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति होगी। जो जितनी बड़ी भीड़ जुटा लेगा वो प्रशासन से अपनी बात मनवा लेगा। ये तो सीधे तौर पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद पर एक हमला है। बिल्कुल। अगर हम इस तरह के घेराव और भीड़ तंत्र को सामान्य मान लेंगे तो कल को कोई भी समूह किसी भी अधिकारी को काम करने से रोक देगा। और यही कारण है कि स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है। संपादकीय ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर इस टूटते हुए विश्वास को फिर से कायम करना है, अगर संस्थागत अथॉरिटी को वापस लाना है, तो इसका केवल एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है? प्रशासनिक मशीनरी का पूर्ण रूप से गैर राजनीतिकरण, जिसे हम डीपॉलिटाइजेशन कहते हैं। डीपॉलिटाइजेशन। जी। जब तक प्रशासन को राजनीतिक दबावों से मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक अधिकारियों को ये भरोसा नहीं होगा कि वे बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम कर सकते हैं, तब तक आम जनता का प्रशासन पर विश्वास कभी नहीं लौटेगा। मतलब प्रशासन की वफादारी सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी दल के प्रति नहीं है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा के सूत्रों को हम एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मालदा की घटना केवल एक जिले की न्यूज हेडलाइन नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। एकदम सही। मतदाता सूची के संशोधन जैसे एक नितांत नीरस और कागजी काम से शुरू हुआ ये विवाद स्थानीय प्रशासन की पंगुता, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और केंद्रीय बलों की तैनाती और अंततः भारत में संस्थागत ढांचे की मजबूती पर एक गहरी बहस में तब्दील हो गया। और ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि मतदाता सूची कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, ये किसी भी लोकतंत्र का सबसे पहला कदम है। बिल्कुल, वो तो नींव है। हाँ, अगर उस बुनियादी प्रक्रिया में ही हिंसा, घेराव और अविश्वास हावी हो जाए, अगर उस नींव को रखने वाले अधिकारी ही सुरक्षित महसूस ना करें, तो उस नींव पर निष्पक्ष चुनाव की इमारत कभी नहीं खड़ी की जा सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कदम, भले ही वो अभूतपूर्व लगे, उस लोकतांत्रिक इमारत को ढहने से बचाने का एक अंतिम प्रयास था। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो किसी भी नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि लोकतंत्र एक ऑटो पायलट पर चलने वाली मशीन है, जो कि सच नहीं है। राजनीतिक दबावों से ना बचाया जाए तो पूरी मशीन ठप हो सकती है। आज के इस डीप डाइव में हमने स्रोत सामग्री के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश की, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री के उस डीपॉलिटिसाइजेशन वाले तर्क से ही जन्म लेता है। अच्छा। हाँ, और जो एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल खड़ा करता है। वो सवाल क्या है? स्रोत कहता है कि प्रशासन का गैर राजनीतिकरण करना जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, जिस राज्य को देश की सर्वोच्च अदालत ने पहले ही सबसे अधिक ध्रुवीकृत घोषित कर दिया हो, वहां प्रशासन को पूरी तरह से तटस्थ बनाना क्या जमीनी स्तर पर व्यावहारिक रूप से संभव है? ये तो बहुत ही जटिल सवाल है ना? जब पूरा समाज इतनी गहराई से बटा हो और प्रशासन चलाने वाले अधिकारी भी उसी बटे हुए समाज से आते हों, तो व्यवस्था खुद को राजनीतिक परछाई से कैसे दूर रखेगी? जब बीमारी का इलाज उन्हीं लोगों को करना हो जो स्वयं इस व्यवस्था का हिस्सा हैं, तो क्या केवल ये कह देने से कि प्रशासन को तटस्थ होना चाहिए समस्या सुलझ जाएगी? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर विचार करना लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।